वक्त गुजरने के साथ साथ इसराइली जारियत में शिद्दत आती जा रही है। आम शहरियों, इमारतों, स्कूल्स, पनाहगज़ीन कैंप्स को निशाना बनाने के बाद इसराइली फोर्सेस ने मजीद अस्पतालों को हदफ बना लिया है और गजा के तमाम बड़े अस्पतालों को इसराइली फोर्सेस ने घेरा हुआ है। अस्पतालों के बाहर टैंक और स्नाइपर्स तैनात किए गए हैं, जिन्होंने अस्पतालों में आमदोरफ्त पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं और फायरिंग भी कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, गजा में इसराइली बमबारी से होने वाली हलाकतों के साथ साथ अब अस्पतालों में ईंधन ख़त्म होने की वजह से नौमौलूद बच्चे ज़िंदगी की बाजी हार रहे हैं। गजा के महकमा सेहत के मुताबिक अल-शिफा अस्पताल में पिछले 3 दिन में 34 मरीजों की अमवात हो गई हैं, जिनमें से 7 नौमौलूद बच्चे थे। अल-शिफा अस्पताल में मुतादिद बच्चों की जानें अब भी खतरे में हैं, जबकि वेंटिलेटर पर मौजूद दर्जनों मरीजों की जानें भी खतरे में हैं। सिर्फ यही नहीं, अल-शिफा अस्पताल का स्टाफ तकरीबन 100 लाशों की तदफीन नहीं कर पा रहा है और ये लाशें अस्पताल के सहन में डिकम्पोज हो रही हैं, जिससे मरीजों के लिए भी खतरात पैदा हो गए हैं। ईंधन ख़त्म होने से शुमाली गजा के अस्पताल बंद होने की इतलात भी आ रही हैं। गजा के महकमा सेहत के मुताबिक इसराइली जारियत से इन 37 दिनों में गजा में 11,000 से ज़ायद लोग शहीद हो गए हैं, जिनमें से 2/3 बच्चे और ख़वातीन हैं। ये वो सूरत हाल और हालात हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया में इसराइली मज़ालिम और फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहरे हो रहे हैं और वो ममालिक जो इसराइल की माली, अस्करी और सिफारती मदद कर रहे हैं, अब उन पर भी अपने अवाम का दबाव बढ़ रहा है। दूसरी तरफ बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक ने सेक्रेटरी दाखिला सुएला ब्रावमैन को ओहदे से बरतरफ कर दिया है, क्योंकि उन्होंने बरतानिया में फ़लस्तीनियों के हक़ में होने वाले मुजाहरों पर तनकीद करते हुए पुलिस के नरम रवैये पर सवालात उठाए थे, जिसके बाद वो खुद तनकीद की जद में आ गई थी और बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक पर भी दबाव आ गया था, जिस पर उन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को बरतरफ कर दिया। ये वाज़ेह रहे कि खुद ऋषि सुनक इसराइल की मुसलसल हिमायत कर रहे हैं और उसकी तमाम कार्रवाइयों के साथ खड़े हैं और इस तनाज़े के आगाज़ के बाद वो खुद इसराइल का दौरा भी कर चुके हैं। इसके अलावा इसराइल के सबसे बड़े इत्तेहादी अमेरिका पर भी दुनिया के साथ साथ अपने अवाम का दबाव बढ़ता जा रहा है। सीज़ फायर के मुतालबात हो रहे हैं। खुद बाइडेन इंतजामिया के एहलकार भी एक पेज पर नहीं है, जबकि अरब ममालिक में तैनात अमरीकी सिफारतकार मरासले भेजकर इसराइल से मुताल्लिक पॉलिसी पर अमरीकी हुकूमत को खबरदार कर रहे हैं। इस जंग के आगाज़ के बाद से अमरीकी सदर जो बाइडेन एक तरफ इसराइली कार्रवाइयों की हिमायत कर रहे हैं और उसे माली और अस्करी मदद भी फराहम कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये भी चाहते हैं कि दुनिया के सामने अमन के हवाले से अमरीका का अपना इमेज भी ख़राब ना हो और उसके आलमी असर रसूख पर भी सवाल ना उठे, मगर वो इस हवाले से मुकम्मल नाकाम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इसराइल अमरीका की एक भी बात नहीं सुन रहा है। यहाँ तक कि इसराइल ने कुछ रगमालियों की रिहाई के बदले में जंग में 3 दिन के वक्फे की अमरीकी तजवीज़ भी मुस्तरद कर दी है। साथ ही इसराइल अमरीकी मुखालफत के बावजूद गजा पर कब्जे के ऐलान पर भी कायम है। जो बाइडेन इंतजामिया शदीद दबाव और मुश्किल सिफारती सूरत हाल से 2-4 है। इस पूरी सूरत हाल के हवाले से अल जज़ीरा में एक आर्टिकल शाया हुआ, जिसके मुताबिक गुज़िश्ता हफ्तों में दर्जनों ममालिक इसराइल से जंग में आर्जी वक्फे का मुतालबा करते रहे हैं, जिन्हें इसराइल मुस्तरद कर चुका है। गुज़िश्ता जुमेरात को एक सरप्राइज बयान में व्हाइट हाउस ने दावा किया कि इंसानी बुनियादों पर इसराइल अपने मिलिट्री ऑपरेशन में महदूद वक्फा कर देगा, लेकिन अब तक ऐसा एक भी वक्फा नहीं हुआ है। इसके अलावा अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन ने भी कहा था कि इसराइल को गजा पर दोबारा कब्जा नहीं करना चाहिए और वो फ़लस्तीनी जो गजा से भाग गए हैं उन्हें वापस आने की इजाज़त मिलनी चाहिए। आर्टिकल के मुताबिक इसराइल मशरिक़ वस्ता में अमरीका का मजबूत और काबिल भरोसा इत्तेहादी है और ऐसा मुमकिन नहीं है कि दोनों तरफ की इंतज़ामिया में इख्तलाफात की वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात ख़राब हो जाएँ। लेकिन खुद अमेरिका को अपने मशरिक़ वस्ता में इसराइल के साथ साथ अरब स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की भी ज़रूरत है। मिडिल ईस्ट के हवाले से पॉलिसीज़ बनाते वक्त अमेरिका को बहुत से फैक्टर्स को देखना पड़ता है, जिनमें खित्ते की सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात, तेल और गैस के मामलात, बैनुल-अक़वामी शिपिंग लेन की आज़ादी और सिक्योरिटी और साथ ही रूस और चीन के असर रसूख का मामला शामिल है। और जब अपनी पॉलिसीज़ ऐसे लोगों से तैयार कराई जाती हैं या अमल कराई जाती हैं जिनका ज़ाती तौर पर किसी तरफ झुकाव होता है, तो अक्सर बरसों की मेहनत ज़ाया हो जाती है। ऐसा ही ट्रंप के 4 साल दौर में हुआ था। ट्रंप का मशरिक़ वस्ता से मुतालिक मुशीर उनका अपना 37 साल दामाद था, जिसके मुजव्विज़ा अमन मंसूबे ने फ़लस्तीनियों को गुस्सा दिला दिया था। आर्टिकल के मुताबिक दूसरी जंग अज़ीम के खात्मे के 50 साल तक सियासी वफादारियों की तकसीम अमरीका या सोवियत यूनियन के ज़ेर असर रही। मशरिक़ वस्ता में इसराइल अमरीका के कैंप में था। इसी तरह सऊदी अरब, कुवैत और खलीजी रियासतें भी अमरीका के कैंप में थी, जबकि शाम, मिस्र, इराक और लीबिया सोवियत यूनियन के कैंप का हिस्सा थे। 1978 में मिस्र को मशरिक़ से मगरिब की तरफ वफादारी तब्दील करने के लिए कायल करना और मिस्र का इसराइल के साथ अमन मुआहिदा कराना मशरिक़ वस्ता में वाशिंगटन की बड़ी कामयाबी थी। इसके अलावा शाह ईरान के दौर में खित्ते में ईरान शायद सबसे बड़ा अमेरिका का हामी मुल्क था, लेकिन 1979 में ईरान में आने वाले इस्लामी इनकलाब ने यह सब बदल दिया। रातों रात ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। फिर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन की मदद शुरू कर दी और अपने से बड़े हमसाए से जंग के लिए इराक को उकसाया। ये जंग अमली तौर पर तकरीबन 10 साल तक जारी रही, जो असल में अमेरिका की ईरान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर थी। आर्टिकल के मुताबिक
कमज़ोर तज्जियाती सलाहियत के साथ अमेरिका ने हद से ज़्यादा पुरएतमाद होकर 3 जंगें शुरू की जो अमेरिका के लिए धचका साबित हुई। इराक में कई बरसों तक उलझने के बाद अमेरिका उस वक्त पीछे हटा कि जब उसे मालूम हुआ कि जंग मजीद जारी रही तो फौजियों की जानों, पैसे और ख़ास तौर पर मशरिक़ वस्ता और इस्लामी ममालिक में उसकी साख को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। मगर फिर वाशिंगटन ने शाम की जंग में शामिल होकर इराक में की गई अपनी गलतियाँ दोहरा दी। अगरचे अमेरिका इस दफ़ा खुलकर जंग में शामिल नहीं हुआ था, शाम में अमेरिका ने हुकूमत मुखालिफ धड़ों की मदद की, जिससे दूसरी तरफ ईरानी हिमायत याफ्ता गिरोह मजबूत हो गए और उनका असर वसूख भी बढ़ गया। साथ ही शामी हुकूमत ने रूस से ताल्लुकात मजबूत कर लिए। नतीजतन ईरान ने खित्ते में अपना असर वसूख फैला दिया और अमेरिका इस हवाले से नाकाम नजर आया। खित्ते में कुछ दूसरे तनाज़ात के दौरान भी अमेरिकी ताकत और असर वसूख से पर्दा उठ गया, चाहे सऊदी अरब और यमन के हुसियों के दरमियान जंग रोकने में अमेरिका की नाकामी हो या फिर लीबिया में तनाज़ा ख़त्म करने में नाकामी हो। लिहाजा ये समझ में आने वाली बात है कि 2024 के इंतखाबात से पहले जो बाइडेन एक मुतवाज़िन अंदाज के साथ खित्ते में सरगर्म नजर आना चाहते हैं, जिससे जाहिर हो जाए कि अमेरिका अब भी अमन में सालिसी करने की सलाहियत रखता है। यानी अमेरिकी सदर जो बाइडेन चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमेरिका ऐसा किरदार अदा करे कि जिससे उसकी साख बहाल हो जाए और वो एक आलमी लीडर का किरदार निभाए, जिससे बाइडेन को इलेक्शन में फ़ायदा मिले। लेकिन फिलहाल ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। जो बाइडेन के लिए इलेक्शन के दौरान मुश्किलात पैदा हो सकती हैं क्योंकि खुद अमेरिका के अंदर से भी उन पर दबाव बढ़ रहा है। स्टेट डिपार्टमेंट से इस्तीफे सामने आ रहे हैं। साथ ही उनकी गुज़िश्ता इंतखाबी मुहिम चलाने वाले 500 अफराद ने ख़त लिखकर सीज़ फायर में नाकामी पर एहतजाज किया है और तबसरे हो रहे हैं कि दबाव अमेरिकी सदर जो बाइडेन को सीज़ फायर और मुदाखलत करके इसराइली जारियत रुकवाने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि इंतखाबी मुहिम शुरू हो गई है और साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मकबूलियत में उनसे मुकाबला कर रहे हैं। यानी बाइडेन इन हालात में किसी भी तरह अवामी हिमायत नहीं खोना चाहेंगे, लेकिन अब तक वो इस मकसद में मुसलसल नाकाम नजर आ रहे हैं।